Hi everyone, hope you are doing good. Today we are going to see very important topic of science and technology. What is malware and the common malware types? This lecture is presented to you by me Priyadarshana Jain. मालवेयर जो है वो एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मतलब एक बिगड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है which is used to describe in general terms as a bad code we may find on the computer. एक बैड कोड है जो कि लिखा गया है किसी गलत ऑब्जेक्टिव से कुछ गलत काम करने के लिए. Any software that gets installed on your machine that performs some unwanted or harmful task, एक ऐसा टास्क जिसकी ना तो हमें ज़रूरत है और जो definitely going to harm है, that is called malware. और इसका फ़ायदा किसी थर्ड पार्टी को होता है, इसीलिए ये बनाए जाते हैं. तो हार्मफुल चीज़ें क्यों बनाई जाती है? नेचुरली जो नेगेटिव मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग होते हैं या फिर क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, जिनको इनसे फ़ायदा होता है, इसलिए वो इस तरीके की चीज़ों को बनाते हैं. बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू होती है. वो आपका डेटा चुरा सकते हैं, आपके कोड्स को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, आपके अंदर लैपटॉप में आपके जो भी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटाज होते हैं आपके सिस्टम में, वो सब चुरा सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर फंक्शंस को हाईजैक कर सकते हैं एंड ब्ला 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 मेनी थिंग्स कैन बी डन. मालवेयर इज़ एन अम्ब्रेला टर्म जो कि यूज़ की जाती है सभी तरीके किस तरीके के अटैक्स के लिए. आपने जनरल टर्म्स जो हैं वो सुनी होगी इस टाइप की: कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्केयरवेयर, रैंसमवेयर, रूट किट्स एक्सेट्रा. इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कंप्यूटर को हार्म करती हैं. तो हम लोग इन सब की डेफिनेशंस देखेंगे, ये सब कैसे काम करते हैं, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ मालवेयर हैं उनको देखेंगे. उससे पहले हम देखते हैं कि मालवेयर जो है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ. तो सबसे पहला 1971 में क्रीपर वायरस बनाया गया था. ये क्रीपर वायरस एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे बनाया गया था और इसका जो मेन वो था ऑब्जेक्टिव था बनाने का, उसे मेन फ्रेम्स जो थे ARPANET पे उसे इन्फेक्ट करने के लिए बनाया गया था. लेकिन इसने कोई डेटा चुराया नहीं, कोई डेटा डिलीट नहीं किया, ये सारा कुछ काम नहीं किया. उनने सिर्फ एक मूवमेंट किया विदाउट आस्किंग द परमिशन. सो अगर आप किसी का डेटा मूव करते हो विदाउट परमिशन तो दैट इज़ ऑल्सो अ थेफ्ट. तो इस तरीके की फर्स्ट थेफ्ट हुई 1971 में और इसे कहा गया क्रीपर वायरस. क्रीपर इसका नाम था. इस तरीके से मैसेज आता था, आई एम द क्रीपर एंड कैच मी इफ यू कैन. तो इस तरीके से पहला हम कह सकते हैं वायरस ये बनाया गया था. उसके बाद फर्स्ट वॉर्म बनाया गया. रे टॉमलिसन करके एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट नोन कंप्यूटर वॉर्म बनाया 1980s में. उसके बाद एप्पल और IBM ने जब पर्सनल कंप्यूटर्स की शुरुआत दी, वर्ल्ड वाइड वेब आया, तो उसके बाद फिर वायरस वगैरह जो है और चर्चा में आने लगे. और जो मालवेयर टर्म है वो पहली बार यूज़ की गई थी 1919 में. इजराइल रडाल करके एक साइंटिस्ट ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन्होंने इसको स्टार्ट किया. देन हाउएवर मालवेयर पहले से भी एग्जिस्ट करते थे, बट उन्होंने एक अम्ब्रेला टर्म जो है वो मालवेयर इन सारे प्रोग्राम्स को दे दी जो कि अपने आप में हार्मफुल होते हैं और कोई गलत काम करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं. नाउ ये मालवेयर क्रिएट कौन करता है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे लोग क्रिएट करते हैं जो कि स्विंडलर्स, ब्लैकमेलर्स, क्रिमिनल्स, वैंडल्स टाइप के लोग होते हैं, जिनको कि इस तरीके के काम करने में मज़ा आता है. जब शुरुआत में ये सब होता था तो ये प्रैंक के फॉर्म में शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ये चोरी पर, एस्पियोनेज पर, सीरियस क्राइम्स के ऊपर चला गया. क्योंकि पहले जिन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने ऐसे सोच के स्टार्ट किया था कि वी विल ट्रबल समबडी जस्ट लाइक दैट एंड देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द क्रिमिनल सिस्टम. और the legitimate use of computers, mobile device and internet has grown, so have the opportunity of illegitimate use also. जैसे जैसे किसी चीज़ की अच्छी उपयोगिता बढ़ती है वैसे वैसे उसके ख़राब पॉइंट्स भी सामने आने लग जाते हैं. मतलब उसको मिसयूज़ कैसे किया जाए इसको भी निकालने वाले लोग सामने आ जाते हैं. तो जैसे कि प्रैंकस्टर्स होते थे, फिर क्रिमिनल पर्पस के लिए लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया. फिर उसके बाद ये जो प्रैंकस्टर्स थे यही धीरे धीरे साइबर क्रिमिनल्स में कन्वर्ट होने लगे. तो साइबर क्रिमिनल्स वो होते हैं जो साइबर का जो सिस्टम है उसको अनएथिकली यूज़ करते हैं और फिर उसको यूज़ करके अपना बिजनेस बनाते हैं, अपना प्रॉफिट बनाते हैं, या फिर वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को सेल कर सकते हैं. अल्टीमेटली वो आपके डेटा का मिसयूज़ करते हैं, तो उन्हें हम साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं. तो मालवेयर क्रिएशन में इन्हीं सारे स्टेक होल्डर्स का रोल होता है. Malware creation really flourishes in regions where cyber crime laws are not enforced. जहाँ पर भी cyber crime laws जो है प्रॉपर रेगुलेट नहीं होंगे, उन्हीं रीजन्स में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. मालवेयर किस तरीके से इवोल्यूशन में आया है? तो 1988 में मॉरिस वॉर्म बना. उसके बाद फिर पहली बार फायरवॉल लगाया गया, इन्वेंशन हुआ फायरवॉल का. तो 25 साल लगे इस चीज़ से फायरवॉल तक जाने में.
तो हमेशा ऐसा रहा है कि पहले जो है निगेटिविटी क्रिएट हुई, फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक चीज़ लेके आए, तो जिसे हम कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। उसी तरीके से ये सारा जो फिल्टरिंग इन्वेंशन है वो इसी के बेस पे हुआ है कि पहले गलत क्या होगा, उसके बाद उसको करेक्ट कैसे किया जाए। तो प्रिवेंशन बेसिकली कभी इन्वेंट नहीं किया गया, प्रोटेक्शन ही जनरली इन्वेंट किया गया है। तो ग्रीन कार्ड लॉटरी सिस्टम 1994 में एक और मालवेयर जन्मा, उसके बाद स्टेट फुल इंस्पेक्शन की शुरुआत की गई। देन 1998 में इस तरीके से आप चलते जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक वायरस आया, फिर उसका एंटीडोट आया, वायरस आया, एंटीडोट आया। इस तरीके से हम अभी चल रहे हैं 2017 तक आते हैं। तो ड्राइवरलेस कार्स वगैरह जो है वो हैक होने लगी हैं। IoT जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसकी शुरुआत हो चुकी है। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये पॉसिबल है आज कि आप विदाउट ड्राइवर एक कार को रन कर सकते हैं, और इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, तो वहाँ पर सिस्टम में हैकिंग कर ली गई। और उसके बाद फिर जो है मशीन मशीन कम्युनिकेशन का दौर जो है वो बढ़ने लगेगा 2020 तक। तो उसके बाद फिर आगे और नए नए जो प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं वो इन्वेंट की जाएगी। तो इस तरीके से थ्रेट इंटेलिजेंस जो है वो हमेशा बढ़ता जाता है बेस्ड ऑन दी क्राइम विच इज़ हैपनिंग। नाउ मालवेयर इवोल्यूशन में साइबर वेंडलिज्म, साइबर क्राइम और साइबर वॉरफेयर, ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे स्टेज वाइज होती है। सबसे पहले कुछ डिस्ट्रक्शन ट्राई किया जाता है, उसके थ्रू कुछ क्राइम किया जाता है। और वॉरफेयर्स कैसे होते हैं कि जैसे दो कंट्रीज़ के बीच में, दो कंपनीज़ के बीच में भी लड़ाई हो सकती है बेस्ड ऑन ऑल दिस डेटास। तो वो सब चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली किसी निगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। तो आप देखिए जब 1988 में जब वायरस वगैरह डिटेक्ट होने लगे थे, तो वायरस जो है बहुत कम थे, उनके ऊपर प्रोटेक्शंस जो है वो बहुत अच्छे से बनाई जाने लगी थी। तो ये सारी प्रोटेक्शंस इनको जो है अच्छा एंटीडोट प्रोवाइड कर देती थी। लेकिन उसके बाद मतलब 20 साल तक चलते हैं अगर, उसके बाद तो उस 20 साल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि वायरस जो है उनकी साइज़ बढ़ गई है और प्रोटेक्शन की साइज़ छोटी हो गई है, और ये धीरे 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 और बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके से थिंग्स आर गोइंग इन दिस वे। अब ये जो अटैक करते हैं आपके सिस्टम को, इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो पहले तो सपोज फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा ये एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा आपको कोई मिलिशियस ईमेल आ जाते हैं, मतलब जिस ईमेल से आपका कोई संबंध नहीं होता, इस तरीके कोई ईमेल आते हैं, आपको अजीबोगरीब टाइप के हेडिंग्स दिखती है। कई बार आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह भी पूछे जाते हैं कि मतलब ऐसा फेक भी जनरेट किया जाता है कि आपकी बैंक की तरफ से है। तो इस तरीके के जो फेक ईमेल्स आते हैं, उसके बाद अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपने उससे उसके अंदर जो भी वो पेज ओपन होता है वहाँ पे वो कोई क्लिक मी का बटन होगा, डाउनलोड का बटन होगा, समथिंग विल बी देयर विच विल मेक यू अर्ज टू डू दैट। तो जब आपको मतलब उकसाया जाएगा वो क्लिक करने के लिए, और अगर आप क्लिक कर देते हो तो उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है कि आपका मेलिशियस जो कंटेंट है वो आपके सिस्टम पे आ जाता है, और वो धीरे धीरे आपके सिस्टम को जो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज़ द डेटाज ऑनलाइन। अब अलग अलग टाइप के मालवेयर कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला तो वायरस होता है। वायरस जैसा कि ह्यूमन बॉडी के साथ काम करता है, उससे अटैच होने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत होती है। ही नीड्स अ होस्ट, वो अपने आप से कभी स्प्रेड नहीं होता। तो इसी तरीके से कंप्यूटर का भी वायरस होता है, वो किसी होस्ट उसकी ज़रूरत कोई होस्ट होती है, और जब भी किसी होस्ट के साथ वो अटैच हो जाता है फिर वो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। तो इस तरीके से जो हमारे परेश रावल भैया हैं, ही वॉज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर वायरस इन दैट मूवी अतिथि तुम कब जाओगे। तो उसी की तरह से वो काम करता है, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे पास ऑन होता रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायरस अपने आप को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पास ऑन करता है। और जनरली लिखे जाते हैं वायरस इसलिए कि ये किसी फाइल को डिस्ट्रॉय करें। और ये जितने भी मालवेयर्स होते हैं, दे आर नथिंग बट दे आर सम प्रोग्राम्स। सो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में जैसे छोटा सा प्रोग्राम हो सकता है, और बस उसे लिखा जाता है। जब वो एग्जीक्यूट हो गया तो कुछ डिस्ट्रक्शन वहाँ पे कॉज हो जाता है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो कैसे काम करती है विल सी इवेंचुअली। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है। नाउ उसके बाद आप देखिए एक वॉर्म होता है। तो जिस तरीके से वॉर्म को आपने देखा होगा कि वॉर्म जो है वो अपने आप कैसे मूव करते हैं खेतों वगैरह में, गार्डन्स में, उसी तरीके से इज केपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम बाय इटसेल्फ, अपने आप को खुद रेप्लिकेट करता है। ये कैपेसिटी जो है ये किसी और में नहीं होती, रेप्लिकेटिंग देमसेल्व्स विदाउट अ होस्ट प्रोग्राम। इसको किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। इस वायरस जो होता है, इस वायरस को होस्ट की ज़रूरत होती है, वॉर्म को किसी
किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम पे ये जो है दौड़ता रहता है इधर से उधर और कॉपी हो जाता है। तो ये पाथवे ढूंढता रहता है कंप्यूटर्स के बीच में। तो जनरली जो लैन होते हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क, वहाँ पे इसको ज़्यादा स्कोप मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक दूसरे से कनेक्शन पूरा होता है सिस्टम्स का। तो एक सिस्टम में अगर ये आ गया बाई चांस, तो फिर एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे मूव होता जाएगा। उसके बाद आते हैं स्पाईवेयर। स्पाई जो होते हैं, दे आर अ स्पेशल क्लासिफिकेशन। इट्स पर्पज इज टू स्टील प्राइवेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर फॉर अ थर्ड पार्टी लाइक अ स्पाई। जस्ट एक स्पाई की तरह काम करता है, जस्ट लाइक अ टाइगर। स्पाईवेयर वर्क्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि आपसे कुछ भी डेटा वगैरह जो है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो चुरा के किसी थर्ड पार्टी को दे दी गई। तो दिस इज कॉल्ड स्पाईवेयर। उसके बाद आते हैं एडवेयर। एडवेयर आपने बहुत देखे होंगे, ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है, यहाँ डाउनलोड करो, वहाँ डाउनलोड करो, क्लिक मी करो। तो एडवर्ड्स जो होते हैं वो कुछ पॉपअप के फॉर्म में निकलते हैं, और कई बार ये इस फॉर्म में आते हैं कि जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे वो जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं तो आप पीछे का काम कर नहीं पाओगे। तो दिस इज़ अ सीरियस एडवेयर, जो कि बहुत सीरियस है अपने काम को लेकर। और जैसे ही उस पर क्लिक होता है तो किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट मिलता है, बिकॉज उसकी एडवर्टाइजिंग का जो काम है वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये ज़बरदस्ती की एडवर्टाइजिंग है जो मालवेयर के थ्रू करवाई जाती है। तो इस तरीके से एडवेयर होते हैं। फिर हाईजेकर्स होते हैं। हाईजेकर क्या करते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ एडवेयर है जो कि वेब ब्राउज़र के साथ अटैच हो जाता है और क्रिएट करता है पॉपअप्स को, और एडवर्टाइजिंग इंजेक्ट करता है ज़बरदस्ती में। तो हाईजेक करके और आपके ब्राउज़र की सेटिंग को चेंज करता है। जिस तरीके से हाईजेकर्स काम करते हैं उस तरीके से काम करता है, मतलब ज़बरदस्ती आपकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे, आपके टूल बार्स की सेटिंग बदलेंगे और आपको जो है कुछ चीज़ें देखने पे, कुछ चीज़ें जानने पे मजबूर करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड हाईजेकर। उसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलवेयर है एंड बहुत वल्नरेबल है कि एग्ज़ाम में पूछा जाए, इसलिए इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अक्सर न्यूज़ में रहता है, और ट्रोजन हॉर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। तो ये एक ऐसा मॉलवेयर है जो कि लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के रूप में डिस्गाइज्ड रहता है, मतलब आपको पता नहीं चलता है कि ये जो है कुछ नुकसान करने आया है, आपको लगता है लेजिटिमेट है। तो इस तरीके से जैसे राजी फिल्म में जो है आलिया भट्ट है, उनका जो कैरेक्टर था, तो इस तरीके से जासूस का कैरेक्टर होता है, लेकिन आते हैं तो आपको लगता है कि लेजिटिमेट है, आपको इस पर डाउट नहीं होता। एंड दे आर एम्प्लॉयड बाय साइबर थीव्स एंड हैकर्स ट्राइंग टू गेन एक्सेस टू यूजर सिस्टम ऑब्वियसली, और ट्रिक्ड बाय सम सोशल इंजीनियरिंग। कुछ इस तरीके की चीज़ों से ट्रिक किए जाते हैं कि आपको कभी डाउट नहीं होता है कि ये चीज़ जो है गलत भी हो सकती है। और एक बार अगर एक्टिवेट हो गए तो वो साइबर क्रिमिनल्स को इनेबल कर देते हैं कि आपके ऊपर स्पाई करें, आपका डेटा चुराएं और आपका डेटा को ब्लॉक कर दें, मॉडिफाई करें, डिलीट करें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और वायरस और वॉर्म्स की तरह ट्रोजन्स जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होते हैं, रिमेंबर दिस फैक्ट, बट दे आर वेरी हार्मफुल। तो उसके बाद आते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर जो है नाम से ही पता चलता है आपको, जैसे कि अपहरण किया जाता है, क्रिमिनल्स लोग जो अपहरण कर लेते हैं उसके बाद रैंसम मांगते हैं, तो यहाँ पर वो आपके डेटा का अपहरण कर लेते हैं और उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट कर देते हैं, अब वो डेटा खुलेगा ही नहीं आपसे, तो आपको उसके लिए लॉक, वो उसने लॉक कर दिया है, आपको उसकी चाबी चाहिए। वो चाबी मांगने के लिए आप जब उसके पास जाओगे तो ही विल आस्क यू फॉर सम मनी। तो इस तरीके से रैंसमवेयर काम करते हैं। इन दिनों अभी एक नया ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे रैंसमवेयर जो हैं वो बिटकॉइन में आपके साथ डील कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज़ को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, उनके डेटाज इनक्रिप्ट कर दिए और उनसे मांगे, जो भी उनसे रैंसम मांगा वो बिटकॉइंस में मांगा। तो ये भी माना जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो क्रिप्टो करेंसीज जो लोग चलाते हैं वो, और रैंसमवेयर उन्हीं के द्वारा जो है जनरेट किया जा रहा है। तो इस तरीके की रूमर्स और मे बी प्रेडिक्शंस हैं मार्केट में। नाउ एक अनादर होता है रूट किट। रूट किट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस ले लेता है। आपने कभी ऑफिस में मतलब कंप्यूटर्स वगैरह का वर्क किया हो इस टाइप से, तो आपने शायद ये चीज़ देखी होगी कि आपके सिस्टम के अंदर एक रिमोट एक्सेस नाम की चीज़ होती है जो कि आपका एडमिन ले लेता है। इसलिए ले लेता है क्योंकि उसको आपके सिस्टम में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के काम करने होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रूट किट आपसे उठा लेते हैं आपके सिस्टम से, और फिर वो आपको थ्रेट क्रिएट करके देता है। तो ये भी अपने आप में एक जो है मालवेयर है रूट किट। उसके बाद एक बैकडोर वायरस आता है जिसे रैट कहा जाता है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। तो ये भी रिमोट से एंट्री करता है, आपके सिस्टम में डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन रिमोट से एंट्री करके विदाउट अल्टरिंग द यूज़र और सिस्टम सिक्योरिटी प्रोग्राम ये आपके सिस्टम को जो है इन्फेक्शन देता है, रैट। उसके बाद आप देखिए पप करके एक होता है, पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है
ये ट्रिक करते हैं यूज़र्स को कि वो उन्हें इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉलिंग देम ऑन देयर सिस्टम्स, और उसके बाद मतलब वो है फिर वो अपना इन्फेक्शन चालू कर देते हैं। तो ये जो पप्स होते हैं ये इस तरीके के होते हैं, स्टार्ट योर पीसी, स्कैन हियर, डाउनलोड हियर, या फिर कोई जैसे अगर किसी ने की कोई पायरेटेड वेबसाइट खोली तो उससे रिलेटेड दूसरा कोई पायरेटेड वीडियो आपको ओपन करने के लिए मजबूर किया जाएगा, या आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि इसमें और अच्छा कंटेंट है, तो आप उस पर क्लिक कर दोगे बाई चांस उससे उत्साहित होके और उकसाए जाओगे, और अगर आपने क्लिक कर दिया तो फिर वो आपके सिस्टम को करप्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से वेबसाइट्स के अंदर और वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर ये सारी चीज़ें स्प्रेड होती है। फिर एक और चीज़ होती है स्पैम। स्पैम का मतलब होता है किसी चीज़ को फ्लड कर देना। तो बहुत सारे मेल्स डाले जाते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर और ये आपको बुरी तरीके से फ्लड कर देते हैं सिस्टम को। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक जंक कहा जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक जंक है ये भी आपके सिस्टम को जो कहीं ना कहीं पे हार्म देने के लिए बनाया जाता है। ये स्पैम्स के अंदर भी बहुत फ्रॉड इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वी शुड नेवर ओपन देम। इसीलिए जीमेल और याहू के पास इस तरीके की सर्विस अवेलेबल है कि एक जंक फोल्डर होता है, जब भी कोई मेल ऐसा आता है जिसे कि आपको नहीं देखना चाहिए तो वो उसे जंक के अंदर डाल देते हैं। देन की लॉगर्स एक होते हैं। की लॉगर्स कौन होते हैं? दे रिकॉर्ड्स एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर पीसी इन ऑर्डर टू ग्लीन योर लॉगिन नेम्स, पासवर्ड एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इन ऑन टू द सोर्स ऑफ द की लॉगिंग प्रोग्राम। तो आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है एक तरीके से, और ये जो की है आपके सिस्टम की फिर ये किसी को पास ऑन कर दी जाती है। तो इसमें भी इंफॉर्मेशन जो है उसी का लॉस होता है। हालांकि जो की लॉगर्स हैं उससे के साथ आपको ये पता चल जाता है कि कंप्यूटर यूसेज कैसे हो रहा है। तो पेरेंट्स भी इसको मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, के पॉजिटिव यूज़ भी हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम के नाम पर मूवीज़ देख रहे होते हैं, सॉन्ग सुन रहे होते हैं, कंप्यूटर पर सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो उन सब की मॉनिटरिंग भी की लॉगर्स का यूज़ करके की जाती है। फिर रॉक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है, इट प्रिटेंड्स टू बी ए गुड प्रोग्राम टू रिमूव मालवेयर इन्फेक्शन। ये भी प्रिटेंड करता है अच्छा होने का, लेकिन क्या अच्छा होने का, क्योंकि ये उस मालवेयर को रिमूव करने के लिए ही बनाया जाता है। मतलब आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर के ऊपर आपके पास पॉपअप आ जाएगा, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आपको ऐसा मैसेज आएगा कि ये सिस्टम आप डाउनलोड करो तो इससे आपको एंटीवायरस मिल जाएगा फ्री में। तो आपको लगेगा वाओ दिस इज़ द पर्पज इज सॉल्व्ड। तो इस तरीके से आप खुश हो जाओगे और आप उस एंटी वायरस को जो है डाउनलोड कर लोगे, तो वो ही अपने आप में एक वायरस है। तो उसे कहा जाता है रॉक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, जो कि किसी मालवेयर को रिमूव करने के लिए आया है और अपने आप में खुद एक मालवेयर है। उसके बाद एक ब्राउज हाईजैकर करके होता है, जब आपका होम पेज चेंज हो जाता है ऐसी इमेजेस में जो आप नहीं चाहते हो, अनडायरेक्ट चीज़ों में, उन्हें ब्राउज़र हाईजैकर कहा जाता है। वो आपके ब्राउज़र को हाईजैक कर लेते हैं और फिर आपकी जो सर्च एक्टिविटी होती है, जो भी आप ब्राउज़र पे करते हो, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके उसे थर्ड पार्टी को पास ऑन करता है। तो ये वेब सर्फिंग जो होती है उसे मॉनिटर करने के लिए बनाए जाते हैं। उससे मार्केट का ट्रेंड पता चलता है, पैटर्न पता चलता है, और फिर इनका यूज़ करके उनको पता चलता है कि आपको ये काम अच्छा लगता है, तो आपको उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये होल मार्केटिंग वर्ल्ड इन सब चीज़ों का यूज़ करता है। फिर एक होता है फिशिंग। फिशिंग करने का मतलब होता है किसी इंसान के लॉगिन पासवर्ड जो हैं उनको उससे जानकारी के बिना उसे चुरा लेना। तो जो और उसका फिर सोशल नेटवर्क है, ईमेल है, बैंक अकाउंट्स है, उन सब पे कंट्रोल रखने की कोशिश करना इस तरीके से। और दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग अटैक्स जो है वो बहुत कॉमन है, और इस तरीके से ये सब जो चीज़ें होती है इसकी प्रोसीजर स्टार्ट होती है कि साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को कैसे अज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले वो आपको एक मेल भेजते हैं फिशिंग के लिए, और जब आप उस मेल पे क्लिक कर देते हो, कोई पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन फाइल होती है, जनरली ये डॉट किसी एक्सटेंशन के साथ आती है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद दिस फाइल्स। और ये फाइल्स है आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करती हैं, और उसके बाद वहाँ से मॉनिटरिंग वगैरह भी होती है, और ये मालवेयर आपके पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है, और फिर यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन इस क्रिमिनल को पास ऑन कर दी जाती है। तो दिस इज़ द वे इट वर्क्स। और इसके अटैक करने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट भेजे जाते हैं, ईमेल के साथ जो अटैचमेंट भेजे जाते हैं वो भी, फिर फाइल शेयरिंग होती है, फाइल शेयरिंग के अंदर मालवेयर पास किए जाते हैं, सोशल नेटवर्क्स का यूज़ करके मालवेयर पास किए जाते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पायरेटेड मूवीज़ देखते हैं जो इंटरनेट के ऊपर, पायरेटेड वीडियोस देखे जाते हैं, पायरेटेड बुक्स पढ़ी जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको ट्रबल में डाल सकती हैं, क्योंकि वो जिन वेबसाइट्स के ऊपर अपलोडेड होते हैं वो वेबसाइट 100% मालवेयर जनरेट करते हैं, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं हमारे कंप्यूटर्स इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी हैं जो इस तरीके के काम कर रही हैं, तो वेबसाइट्स के थ्रू भी होता है, और फिजिकली भी
डिलीवर हो सकते हैं यूएसबी ड्राइव के थ्रू, किसी डिस्क के थ्रू, जैसे पुराने ज़माने में फ्लॉपी वगैरह यूज़ होती थी तो उसमें बहुत जल्दी वायरस आ जाता था, बहुत वल्नरेबल होती थी वायरस के लिए। तो फिर जब CD आई, ब्लू CD आई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो से जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फिजिकल डिस्क भी बढ़ती गई, तो जो फिजिकल डिस्क होती हैं वो आज भी वल्नरेबल होती हैं वायरस प्रोग्राम्स के लिए। कई बार आपकी हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है वो लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस वायरस प्रोग्राम्स। तो वो क्यों लॉक हो जाती है? क्योंकि इंटरनेट से वो कहीं ना कहीं कनेक्शन लेती है। अगर आप बिना किसी भी सिस्टम के कनेक्शन के अपनी एक हार्ड डिस्क को मेंटेन करें तो वो कभी इन्फेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इन्फेक्शन के लिए उसे एक नेटवर्क की ज़रूरत है। अगर आप उसे प्रॉपर नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी सेफ। तो मालवेयर जो है वो स्प्रेड होते हैं ड्राइव बाय डाउनलोड्स। आप जब भी कुछ डाउनलोड करते हो वहाँ से उसकी स्टार्ट होती है और उसी तरीके से वो स्प्रेड होना शुरू होता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन डाउनलोडिंग द मटेरियल्स फ्रॉम इंटरनेट। और मालवेयर काम कैसे करता है? सिस्टम के बूट सेक्टर को डैमेज कर देता है और आपके जो बायोस होते हैं सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सबको डैमेज कर देता है। कमांड एंड कंट्रोल सर्वर का यूज़ करता है दैट अलाउ द थ्रेट एक्टर्स टू कम्युनिकेट। उससे क्या होता है, जो भी थ्रेट एक्टर है, मतलब जो भी साइबर क्रिमिनल इसमें इन्वॉल्व है, कमांड्स वगैरह यूज़ करके उनके साथ कम्युनिकेशन करने लग जाता है। और जब कम्युनिकेशन करेगा तो वो फिल्ट्रेट करेगा सेंसिटिव डेटा को आपके सिस्टम से, मतलब आपके सिस्टम में घुसा और फिर तीसरे आदमी के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दिया और उसको आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करने लगा। फिर मोर सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स होती है, कुछ इस तरीके के पॉलीमार्फिक मालवेयर होते हैं। कैसे कि पॉलीमार्फिज्म का मतलब होता है अपने रूप बदलना, बेरूपीय टाइप के मालवेयर होते हैं। पहले कुछ बन के आते हैं फिर कुछ और बनते जाते हैं, तो जैसे ही वो अपना रूप चेंज कर लेते हैं आपको समझ में नहीं आता कि ये मालवेयर है, तो आप इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये डिटेक्शंस को अवॉइड करते हैं। फिर एक एंटी सैंडबॉक्स टेक्निक होती है विच अलाउ द मालवेयर टू डिटेक्ट व्हेन इट्स बीइंग एनालाइज्ड एंड डिले एग्जीक्यूशन अंटिल आफ्टर इट लीव्स द सैंडबॉक्स। तो जब तक कि एनालाइज नहीं किया जाएगा वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो एनालिसिस में ही डिटेक्शन हो सकता है, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं होता। तो वो भी टेक्निक्स इस तरीके की होती हैं कि अपने आप को हाइड कर लेते हैं मालवेयर्स। फाइललेस मालवेयर होते हैं विच रिजाइड्स ओनली इन द सिस्टम्स रैम इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग डिस्कवर्ड। आपकी सिस्टम की रैम में घुस जाते हैं, रैम में घुस गए तो आप उनको कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के जो मालवेयर्स हैं वो आपके सिस्टम को लगातार हार्म कर रहे होते हैं और इसका कोई अंत नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, बस यही है कि इनसे प्रोटेक्ट किया जाए और इनसे प्रिवेंशन रखी जाए, फायरवॉल्स लगाए जाएं और एंटीवायरसेस का यूज़ किया जाए। अभी करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है वानाक्राई। ये एक एनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो कि पर्सनल और कमर्शियल दोनों लेवल पे यूज़ किया जाता है। तो 2017 में इसका स्प्रेड चालू हुआ कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू और उन्होंने जो है आपके सिस्टम के डेटा को एनक्रिप्ट करके, जैसे एक रैंसमवेयर वर्क करता है, सिस्टम के डेटा को एनक्रिप्ट करके रैंसम डिमांड करनी शुरू कर दी और वो रैंसम उन्होंने बिटकॉइन में डिमांड की। तो फिर उसके बाद इस तरीके के अंदाज लगाए गए। तो ये जो नेटवर्क है बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज का और रैंसमवेयर का कोई ना कोई आपस का मिला हुआ साठगांठ है, उससे वो जो है इस तरीके के वेंडलिज्म के वर्क कर रहे हैं। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स मेड द इनिशियल स्प्रेड ऑफ वानाक्राई पर्टिकुलरली नोटवर्दी। उसमें क्या क्या फैक्टर थे वो जो रिस्पॉन्सिबल थे? इट स्ट्रक नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट एंड हाई प्रोफाइल सिस्टम्स। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल सिस्टम को टारगेट किया था। उसमें एक आप जिसे कह सकते हो ब्रिटेन की NHS सर्विस जो है, नेशनल हेल्थ सर्विस, दुनिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है NHS, और उनके सिस्टम को उन्होंने जो है करप्ट करने की कोशिश की थी और वहाँ पे भी उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया। उसके बाद ये जो विंडोज वल्नरेबिलिटी है ये सस्पेक्ट और डिस्कवर की यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने, लेकिन इन एजेंसी ने पूरे वर्ल्ड को वार्न नहीं किया। उन्हें सस्पेक्ट हुआ था कि कोई वल्नरेबिलिटी चल रही है। लजारस ग्रुप करके एक साइबर क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी उनका कोई कनेक्शन था और ऐसा भी कहा जा रहा था कि ऐसा भी अनुमान था कि शायद नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से भी इनका कोई ना कोई कनेक्शन है और ये जानबूझ के UK और US के सिस्टम्स को जो है वो करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ये वानाक्राई जो है ये कंप्यूटर के अंदर क्या करता है? तो एनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर है जो कि इनकॉर्पोरेट करता है एडवांस एनक्रिप्शन मेथड्स को यूज़ करता है और वहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो रैंसमवेयर होते हैं वो फ्रिक्वेंटली सर्कुलेट होते हैं। उसे लॉकर रैंसमवेयर कहा जाता है, जो कि विक्टिम के ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके की लॉकिंग सिस्टम भी इसके अंदर यूज़ की गई थी। क्रिप्टो लॉकर एक चीज़ होती है, इट्स अ मालवेयर व्हेन इंजेक्टेड इनटू अ होस्ट सिस्टम स्कैन्स द हार्ड ड्राइव ऑफ द विक्टिम एंड टारगेट द स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन एंड इनक्रिप्ट्स देम। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में पड़ी हुई स्पेसिफिक फाइल को ये टारगेट करते हैं। तो क्रिप्टो लॉकिंग जो है वो पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, जैसे उन्होंने NHS के अंदर कोशिश की, तो NHS के अंदर पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर फाइल्स को उन्होंने वहां से जो है इन्फेक्ट करने की कोशिश की।
फिर इसको स्प्रेड किया गया तो उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन है वो हुआ सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल का यूज़ करके, एसएमबी ब्लॉक प्रोटोकॉल, जो कि हेल्प करता है नोड्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो जो प्रोटोकॉल नोड्स को आपस में कम्युनिकेट करा रहा है उसके अंदर अगर आपने इन्फेक्शन डाल दिया तो वो सारे नोड्स पे पहुंच जाएगा। नोड का मतलब है जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं उन्हें नोड कहा जाता है। और फिर इसको ट्रिक किया गया था स्पेशली क्राफ्टेड पैकेट्स के द्वारा जो कि कंप्यूटर्स के अंदर डाले जा रहे थे। इट इज बिलीव दैट यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी डिस्कवर्ड दिस वल्नरेबिलिटी एंड रादर देन रिपोर्टिंग इट टू द इन्फोर्स कम्युनिटी दे डेवलप्ड कोड टू एक्सप्लॉइट इट। इट इज कॉल्ड इटर्नल ब्लू। उन्होंने एक कोड डेवलप किया और जो लोग इस रैंसमवेयर को वो कर रहे थे उन्होंने इसी को स्टोल कर लिया, इसी की चोरी कर ली, इटर्नल ब्लू की। और फिर इसको हैक करने के बाद जो है चीज़ें ज़्यादा उनके लिए आसान हो गई। जो लोग ये कर रहे थे उन्होंने अपने आप को शेयर्ड ब्रोकर्स कहा था जिन्होंने ये सारा कोड रिलीज किया रैंसमवेयर का। और even if a PC has been successfully infected, the WannaCry won't necessarily begin the encrypting files। वो continuously encryption नहीं करता है, वो एक बहुत लंबे URL की तलाश में रहता है। जैसे ही उसे वो URL मिल जाता है, उस पर ऊपर उसका एक्सेस मिल जाता है, वो वहीं पर फाइल्स पे अटैक चालू करता है। ये इसका जो है वो प्रोसीजर है। और इफ़ इट कैन एक्सेस द डोमेन, WannaCry shuts itself down। अगर उसे डोमेन मिल जाता है तो वो अपने आप को बंद कर देता है। इट्स नॉट एंटायरली क्लियर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फंक्शनैलिटी। इस तरीके से ये सब करने का क्या पर्पस है, ये सब क्लियर नहीं है। हालांकि कुछ रिसर्चर्स ने बताया है कि इससे क्या होता है कि चूंकि वो एक लॉन्ग यूआरएल के ऊपर जाता है, जो भी रिसर्चर्स होते हैं जब भी वो किसी मालवेयर को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो उस यूआरएल को सर्च कर रहे होते हैं, आईपी एड्रेस को सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उसने यूआरएल ही एक गिबरिश लॉन्ग यूआरएल यूज किया है तो वो एक नॉनसेंस यूआरएल हो जाएगा। तो आप जब भी उसको ढूंढने के लिए कोई क्लू लेने की कोशिश करोगे तो वो क्लू आपको हमेशा गलत मिलेगा। तो इस तरीके से वो जो रिसर्चर्स ने जो मालवेयर डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भटकाने के लिए, मतलब उनका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ डालने के लिए या फिर उनको गलत इंफॉर्मेशन पास करने के लिए इस तरीके की कोडिंग का यूज किया गया है। और नाउ विल सी ये अटैक किस स्टेज में करते हैं। सबसे पहले पेनिट्रेशन होता है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि रिमोट से ही स्टार्ट हो रहा है तो रिमोट पे कोड एग्जीक्यूट करता है। फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं आपके सिस्टम के अंदर। जैसे ही आप किसी पैकेट की अनपैकिंग कर देते हैं, मतलब आप कोई डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं, समथिंग जो भी उसकी प्रोसीजर्स वो एक्सटर्नली फॉलो करते हैं, जो भी आप उस चीज़ को क्लिक कर देते हो तो वहाँ से पेलोड चालू हो जाता है। फिर ये क्रिप्टो वर्क करता है, एनक्रिप्शन करता है डॉक्यूमेंट का, और फिर रैंसम नोट्स जो है वहाँ से डिस्प्ले होना चालू हो जाते हैं। इस तरीके के रैंसम नोट्स आते हैं, उप्स योर फाइल हैज बीन एनक्रिप्टेड, और आप इन नंबर पे कांटेक्ट करो और ये सब चीज़ें करो। इस तरीके की चीज़ें होती है। इनसे प्रोटेक्शन के लिए बचने के चांसेस होते हैं। तो जब भी इनसे प्रोटेक्शन हो तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट है आप अपने सिस्टम का रेगुलर बैकअप लेते रहें। ठीक है, पर्सनल लेवल पे भी चीज़ें हो सकती है, पर्सनल कंप्यूटर्स भी हैक होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम के डेटा का बैकअप लेते रहें। फिर प्रिवेंशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि जितनी भी डॉट एक्सटेंशन की फाइल्स आती हैं उनको बहुत सोच समझ के फिल्टर करके डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि जनरली ये एक्सटेंशन की ही फाइल्स होती हैं और बहुत कई बार हिडन फॉर्म में होती है, आपको पता नहीं होता है कि डॉट एक्सटेंशन की फाइल है। तो जब भी कोई डॉट वाली फाइल होती है उसको हमेशा ध्यान से फिल्टर करके ही यूज़ किया जाना चाहिए। अगर उसमें ऐसा मैसेज आता है कि आपके सिस्टम के फिल्टर इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो फाइल आपको डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, वो आपके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। फिर इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए नेचुरली। और रूल्स इन आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विसेज नहीं है। इट इज नेसेसरी टू क्रिएट रूल्स इन इंट्रूजन प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर टू डिस्कार्ड और डिसअलाउ द ओपनिंग ऑफ फाइल्स विद एक्सटेंशन .exe। ये सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में फाइल्स को ओपन करने के लिए वो करता है, हेल्प करता है। और ये इंट्रूजन प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर का जब आप यूज करो तो उसके अंदर इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि ये जो डॉट वाली फाइल होती है ये अपने आप ही इसके अंदर से डिस्कार्ड हो जाए, जो फाइल की लेजिटिमेट नहीं होती है। फिर रेगुलर पैच एंड अपग्रेड्स, जब भी सिस्टम के ऊपर हमारे ऐसे मैसेज आते हैं यू नीड टू अपग्रेड दिस, यू नीड टू अपग्रेड योर एक्रोबैट, यू नीड टू अपग्रेड योर माइक्रोसॉफ्ट, बट हम लोग उसे करते नहीं हैं, हम उसे इग्नोर करते जाते हैं, डिले करते जाते हैं। वो इतना डिले नहीं होना चाहिए। वी हैव टू डू इट रेगुलरली सो दैट सिस्टम जो है आपका वो सफिशिएंटली स्मूथली चलता रहे। फिर इंस्टॉल एंड रन एंटी मालवेयर एंड फायरवेयर सॉफ्टवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीवायरस सिस्टम में होना ही चाहिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर एंड अ फायरवॉल, एक फायरवॉल तो होता ही है सिस्टम के अंदर, उसके साथ आप एक एंटी मालवेयर ये मालवेयर सॉफ्टवेयर लगा दो तो उससे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ जाएगी ये सारा डिटेक्शन करने में। कीप सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट, ऑब्वियसली अप टू डेट आपको अपग्रेडेड रखना चाहिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा पुराना है, आपके सिस्टम्स बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो उनको भी आपको मार्केट से नए परचेज करके सिस्टम में डालते रहना चाहिए ताकि आपका जो पूरा सिस्टम है वो करप्ट ना हो जाए। और जब भी आप फाइल डाउनलोड करें आपको विजिलेंट रहना चाहिए, अननेसेसरी जो भी पायरेटेड साइट्स होती है उनको ओपन नहीं करना चाहिए।
कुछ प्रोग्राम्स और अटैचमेंट भेज के अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, कोई स्ट्रेंज पर्सन, तो आपको वो सब चीज़ें डाउनलोड नहीं करना चाहिए। कोई भी अनफेमिलियर सोर्स के साथ आपको कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को मालवेयर से प्रोटेक्ट कर सकते। 2018 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि जो टर्म है वानाक्राई, पेटिया, इटर्नल ब्लू, ये सब किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें भी क्रिप्टो करेंसी और साइबर अटैक को लेकर कई लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत खाली पढ़ा है और आपको पता है कि कुछ बिटकॉइन में वो मांग रहे थे, रैंसम मांग रहे थे, तो वहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं रहेगा कि ये एक्चुअली साइबर अटैक से रिलेटेड था। तो जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ें, आप उसको पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उसे रिवाइज नहीं कर पाएँ, तो आप ना पढ़ें, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अननेसेसरी पेपर में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आपको लगता है बहुत सिंपल है और इसे तो हम कर लेंगे। तो वो सिंपल क्वेश्चन कई बार फिर आपको जो है वो डुबा देते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2018 में पूछा गया था, इसका आंसर आएगा साइबर अटैक्स। तो इस तरीके से प्लीज़ बी विजिलेंट एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग वेरी नाइसली एंड वेरी वेल। हमेशा रिवीजन करते रहिए, रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट की होती है यूपीएससी में क्लियरेंस की। पढ़ना जितना है उतना रिटेन करना है, तो अपना रिटेंशन का एक अच्छा जो है वो टाइम टेबल और क्राइटेरिया बना के चलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सीरीज। प्लीज कीप ऑन व्यूइंग माई लेक्चर्स एंड थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन कॉमेंटिंग।